हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर 3। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ये सेकेंड लेक्चर है। ये कुछ चीजें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। फिर कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इनके सारे ये सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हाउ डू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड, आज हमें ये पढ़ना है। आइए, क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये एम्फोटेरिक क्या होता है। कोई बताएगा व्हाट इज एम्फोटेरिक? ये एम्फोटेरिक क्या होता है? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज एम्फोटेरिक? यस बेटा, एम्फोटेरिक होता है जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं वाटर, अगर मैं वाटर लेता हूं, वाटर जो है वाटर H पॉजिटिव रिलीज भी करता है एंड OH नेगेटिव भी रिलीज करता है। इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है और इसमें बेसिक कैरेक्टर भी है। तो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है जो चीज एसिडिक भी है और जो चीज बेसिक भी है। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जस्टिफाई करिए ये अमाइनो एसिड एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो ये क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड। तो हमने इस चीज को डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक है, ये बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिख लीजिए। एम्फोटेरिक आर दोज which show acidic as well as basic behavior. Amphoteric are those which are acidic as well as basic behavior. Which show acidic as well as basic behavior. अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर दोनों ग्रुप्स हैं। अमाइनो एसिड्स हैं क्या? ये देखिए, हमने लिया RCH NH2 and COOH। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये अमाइन ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। इसमें अमाइन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। जो अमाइंस हैं दे कैन डोनेट लोन पेयर। लुईस बेस, लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस होते हैं विच कैन डोनेट लोन पेयर, विच कैन डोनेट
लोन पेयर विच कैन डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो होते हैं लुईस बेस। तो ये जो अमाइंस में NH2 ग्रुप है दैट शोज अ बेसिक कैरेक्टर, वो बेसिक कैरेक्टर को कॉरस्पॉन्ड करता है, वो बेसिक कैरेक्टर को कॉरस्पॉन्ड करता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बेस अमाइनो एसिड के अंदर बेसिक पार्ट कौन सा है, अमाइनो एसिड के अंदर बेसिक पार्ट है NH2, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। और इनको बेस किसने बोला था? लुईस ने। और एसिड कैन इजीली रिलीज व्हाट? H पॉजिटिव आयन। तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो अमाइनो एसिड में बेसिक कैरेक्टर भी होता है और एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक कैरेक्टर इन नेचर। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, तो ये ऑल ओवर एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे? आप सबसे क्वेश्चन न्यूट्रल सर, न्यूट्रल। न्यूट्रल। ओके, 90% 95% बच्चे यही कहते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे। पर बेटा पर हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? Sir, I think it depends on the strength. यस, वेरी यस गुड, सर, ये एसिडिक होगा ना सर? वेरी गुड। सब अपनी राय रख सकते हैं। एक बिटिया ने बोला ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। क्या हम बच्चे का नाम जान पाएंगे? Sir, Chaitanya. चैतन्य। चैतन्य, वेरी गुड। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं इसको ही मानूंगा। वैसे तो सबका ही करेक्ट है, न्यूट्रल भी होंगे, एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे, बट अगर एसिडिक ग्रुप डोमिनेट कर जाएगा तो वो एसिडिक होगा। अगर बेस, आप डोमिनेट वर्ड मत लिखिएगा, आप बोलिएगा अगर एसिडिक, वैसे तो रियल वर्ड डोमिनेट ही है, रियल वर्ड डोमिनेट ही है। एसिडिक कैरेक्टर अगर डोमिनेट कर रहा है तो एसिडिक होगा। बेसिक NH2 ग्रुप डोमिनेट करेगा तो बेसिक होगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। पर जो बुकिश लैंग्वेज होती है, जो बुकिश लैंग्वेज है, उन्होंने कुछ इस तरह से आंसर दिया है इसको कि अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिक, बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे तो बेसिक, और अगर एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर होंगे तो न्यूट्रल। पर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही होना चाहिए कि एसिडिक, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डोमिनेट करेगा तो एसिडिक, NH2 ग्रुप डोमिनेट करेगा तो बेसिक, अगर दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल। इज द थिंग क्लियर? इज द थिंग क्लियर बच्चे? यस और नो? यस। Yes. इसको एक बार पहले आपने ड्रॉ कर लिया है, जितना बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है लिख लिया आपने? यस सर। ओके, तो ये थे अमाइनो एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। आइए एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। Amino acids are classified as acidic, basic or neutral depending upon the relative number of amino and carboxylic group in the molecule. Equal number of amino and carboxylic groups make it neutral. More number of amino groups than carboxylic make it basic. More carboxylic group as compared to amino group make it acidic. This is the NCERT language. पर वैसे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रुप डोमिनेट करेगा, दो चीजें हैं, डोमिनेट भी करना और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी। तो ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। पर जो मैंने आपको आंसर दिया
how do you explain the amphoteric behavior that is more appropriate? ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं, पर जो हमने आपको बताया वो ज्यादा यूजफुल है। बताइए, क्या आप ये लिख रहे हैं? क्या आप इसको लिखना चाहेंगे? नो सर। ओके, फिर हम आगे चल रहे हैं। Yes, so फिर हम वेट कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए, करिए। Physical properties of amino acids. Amino acids are colorless crystalline solids. They are water soluble. They have high melting point. Why they have high melting point? Because इनके अंदर एसिड ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग को H बॉन्डिंग लिखते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी प्रेजेंस के कारण? NH2 ग्रुप के कारण एंड एसिड ग्रुप के कारण। अब आपने यहाँ पढ़ा, ये तो बॉडी के अंदर होते हैं। यस, बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी में बहुत सारा वाटर होता है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे हों तो ये सॉलिड होंगे, बट क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर होता है तो ये वाटर सॉल्युबल होके पूरी बॉडी में रोटेट करते रहते हैं। आइए, दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट रादर देन अ सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। This behavior is due to the presence of both carboxylic acid and the basic group present in the same molecule. वो ये कह रहे हैं कि ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, ना कि सिंपल अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप एक बार ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम वो डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप इसको नोट करिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेटा ये जो नीचे लिखा हुआ है कि दे एक्ट एज अ सॉल्ट, दे एक्ट एज अ सॉल्ट, इसी पे अगला क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ज़्वेट्राइन? ये सॉल्ट कैरेक्टर ही शो कर रहा है। अगर आ जाता है हाउ अमाइनो एसिड एक्ट एज अ सॉल्ट, तब भी यही लिखना है, और अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज ज़्वेट्राइन, तब भी यही लिखना है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। यू कैन पुट 4 to 5 स्टार ऑन दिस मिनिमम। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बायोमोलिक्यूल के लिए भी। आइए मैं समझाता हूँ। पहले तो ज़्वेट्राइन होता क्या है बेटा, जिसमें हाँ जी बोलिए। सर एक मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। वेरी गुड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए दिस इज आवर अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। अब इसने H पॉजिटिव, एसिड क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव। अब जब एसिड ने H पॉजिटिव लूज कर दिया, एसिड ने H पॉजिटिव लूज कर दिया तो क्या बन गया? RCH2COO, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये H पॉजिटिव उसने लूज कर दिया, ये H पॉजिटिव लूज कर दिया। अब NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर था, NH2 ग्रुप ने अपना लोन पेयर डोनेट किया किसको? H पॉजिटिव को, और उसके साथ कंबाइन कर गए। अगर उसने उसके साथ कंबाइन कर गए तो अब बन जाएगा वो
NH3 पॉजिटिव चार्ज। आप चाहें तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2COO नेगेटिव, नीचे NH3 पॉजिटिव। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो ये ज़ेट्रायन बन गया। पर रियलिटी में ये जो ज़ेट्रायन होता है, ये जो बनता है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, ये बोथ वे है, यू कैन मेक लाइक दिस, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम लाइक दिस। तो अब देखिए सॉल्ट भी क्या, मैं नीचे वाला रब कर रहा हूँ, आप कोई भी एक रब कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला। चलिए हमने नीचे वाला कर दिया, इसको ही ऊपर ले जाते हैं, ये ले गए। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में चले गया। पहले तो ये देखिए क्या ये ज़ेट्रायन है, पहले बताइए व्हाट इज ज़ेट्रायन, जिसमें मैं प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा आपको, आप पहले समझिए व्हाट इज अ ज़ेट्रायन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल हो और नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल हो, ये तो हो गया ज़ेट्रायन। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट में भी देखिए ऐसा ही होता है, सॉल्ट में होता है NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन भी हो रही है एक तरह की, एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन भी आ रहा है अनायन भी आ रहा है, तो ये सॉल्ट जैसा बिहेव करता है, सॉल्ट जैसा हो दिखता है। कोई और ज़ेट्रायन बता पाएंगे आप? यस, एनीबडी एल्स, कोई एक और ज़ेट्रायन? हम आपको दिखाते हैं। सर HCl। HCl तो देखिए देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्ट एंड अ ज़ेट्रायन। सॉल्ट तो इटसेल्फ ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कैटायन अनायन। ज़ेट्रायन होता है जिसमें H पॉजिटिव मूव करने के सर कारण, अमाइनो एसिड्स, कोई भी, चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट देखिए। अमीनो एसिड तो लगभग सारे ही शो कर देंगे, ये आपको फिनोल में भी आप पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज पैरा अमाइनो फिनोल। ये पैरा ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, या 4 अमाइनो फिनोल कह लीजिए इसको। अब यहां से क्या होगा, फिनोल क्या लूज करेगा, फिनोल ने क्या रिलीज करना है, फिनोल ने H पॉजिटिव लूज करना है। जैसे फिनोल H पॉजिटिव लूज करेगा तो उस पर O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव लूज कर दिया। नीचे के कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NH2। ये NH2 ग्रुप क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, H पॉजिटिव को, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ये क्या बन जाएगा, NH3 1 पॉजिटिव, NH3 1 पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ज़ेट्रायन है। सर ये क्वेश्चन 2 बार आता है, एक बार ऑर्गेनिक में और एक बार बायोमोलिक्यूल में। ये भी एक ज़ेट्रायन का एग्जांपल है। ये मैंने अमीनो एसिड का एग्जांपल नहीं दिया कि वो ज़ेट्रायन है, ये ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, फिनोल के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो पहले बताइए कि आपको ज़ेट्रायन क्लियर हो गया, यस और नो? यस। इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। बायोमोलिक्यूल में आपने ये वाला लिखना है, पर एग्जाम में थोड़ी हमें पता होगा ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है या ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वो तो लिखेंगे व्हाट इज ज़ेट्रायन। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दोनों एग्जांपल्स को पहले नोट करो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ। नोट करिए इसको। अब देखो, ये देखो, ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एसिड ग्रुप, ये एसिड ग्रुप है। एसिड ग्रुप ने H पॉजिटिव लूज किया, वो बन गया
COO नेगेटिव, और जो इसने H पॉजिटिव लूज किया वो इस NH2 ग्रुप ने बाय डोनेटिंग अ लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, बन गया NH3 1 पॉजिटिव, and it is known as what? It is known as Zetran. It is known as Zetran. ये Zetran बन गया. अब पढ़िए. In the aqueous solution, the carboxylic group can lose a proton. Proton means H positive ion. Can lose a proton and amino acid. Proton का मतलब है H positive. In the aqueous solution, the carboxylic acid group can lose a proton and amino group can accept a proton. Give rise to a dipolar ion. Dipolar ion means two ions. Two ions means a cation and an ion. ये इसका मतलब है cation and an ion. या पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं. cation and ion से भी बेटर क्या वर्ड है? डायपोलर का मतलब दो चार्ज आ जाना, पॉजिटिव चार्ज and negative charge. Known as Zetran. This is a neutral but contain both positive and negative charges. In Zwetter ionic form, amino acids show amphoteric behavior as they react with both acid and basic. तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए. Except glycine, all other natural occurring alpha amino acid are optically active. अभी ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में है. जब हम एक कार्बन लेते हैं और उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं, जैसे हम अभी अल्फा अमीनो एसिड की बात ही करें तो एक तरफ लगा होता है एसिड, एक तरफ NH2 ग्रुप, एक तरफ कार्बन चेन, इट कैन बी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है. एक साइड NH2 ग्रुप, एक साइड COH ग्रुप है, एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ H ग्रुप है. तो इसके चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये इसे बोलते हैं कायरल कार्बन. क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन. इसको असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन. तो जो जिनमें कायरल कार्बन्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स होते हैं, वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. if a molecule has odd number of chiral carbon, they are always optically active. ये नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए. Second point, if a molecule has even chiral carbons and do not
do not have plane of symmetry, plane of symmetry, then optically active, then optically active, then optically active. ये काफी एडवांस लाइन है ये दोनों, पर आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा कि अगर किसी के अंदर ऑड कायरल कार्बन्स हैं तो वो तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी में इवन आ जाते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है मैं भी बता देता हूं। ये दो कंडीशंस होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशंस में हमें मिल जाता है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कर लिया नोट। वैसे तो ये बहुत आर्टिकल डिटेल का है, डिटेल मीन्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है। वैसे तो ये पूरे एक चैप्टर के बराबर है, पढ़ते जाओ तो पूरा चैप्टर बन जाएगी, इतना बड़ा है। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जितना सिलेबस में उतना हम आपको बता देते हैं। चलिए लिख लिए दोनों पॉइंट्स। यस ओके, अब मैं तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री बता देता हूँ क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं इसको रब कर रहा हूँ, कहना है सर जो हैंड रिटन है मैं वो रब करने जा रहा हूँ, बाकी तो वहां पे रहेगा। यस हाँ, अब मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा रहा हूँ। अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखो, अ इमेजिनरी लाइन, imaginary line which can cut, imaginary line which can cut the molecule in two equal parts, in two equal parts. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए, हम कोई अल्फाबेट ए ले लेते हैं, ये ए मॉलिक्यूल लिया। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज होगी ये सुनो। क्या इसके मिरर इमेज और इसमें कोई फर्क है? नो तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये देखिए बी, क्या इसमें इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बनेगी? ये सुनो, क्या इसमें और इसकी मिरर इमेज में फर्क है? Yes. यस तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। मैं तो पूरा समझा ही रहा हूँ, समझ लो, शुरू तो वही गए। ऑप्टिकली एक्टिव नोट करो पहले। सर ये डेफिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव की थी। सर आप ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखाया इफ अ मॉलिक्यूल कैन कट इन टू इक्वल पार्ट्स, that imaginary line is called plane polar, that line is called plane of symmetry। तो बताइए वो किस चीज की डेफिनेशन थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए अब ये जो हमने अभी लिखा इसको बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट को बता रहा हूं, if the molecule
इज सुपर इम्पोजेबल, इसे सुपर इम्पोज करना कहते हैं, सुपर इम्पोज। अगर मेरे इमेज सुपर इम्पोज हो सकती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर उसकी मिरर इमेज उस पर रखी जा सके अब ये देखिए, ये क्या है, ये मिरर इमेज है किसकी, ए की। अब मैं इसको पेपर को बीच में से काट देता हूं सो दैट हम ये समझ पाए कि सुपर इम्पोज करना क्या होता है। मैं इस पेपर को बीच में से काट रहा हूं। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? जस्ट अ मिनट, यस और नो? Yes, Yes. sir. अब Yes. सुपर इम्पोज करना क्या होता है वो समझिए। हमने पेपर को ऐसे लेके गए, इसके आगे ऐसे लेके आना है। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाएगी? Yes, Yes. sir. तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। क्या बोलते हैं? फिर देखिए, ये इसकी मिरर इमेज है, इसको ऐसे रखना है, आगे लाके इसके ऊपर रख देना है। उल्टा नहीं करना, पेज फ्लिप नहीं करना। फ्लिप करेंगे तो कोई भी चीज रखी जाएगी। क्या नहीं करना? उल्टा नहीं करना, समझिए, ऐसे ही रखना है। पेपर को क्या नहीं करना? फोल्ड नहीं करना। फोल्ड कर दिया तो हर चीज रखी जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे रखने हैं? सुपर अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट्स हो, अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट हो तो क्या एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाएगा? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? अगर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो क्या होंगे? ऑप्टिकली। Inactive. Inactive, sir. अब देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। ये बी की मिरर इमेज है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मैं इस पेपर को फोल्ड कर देता हूं और इसको हम दोनों पेपर्स को अलग कर लेते हैं। ये हमने बीच में से फोल्ड कर दिया, अब मैं इसको बीच में से काट देता हूं। जस्ट ये मैंने अब इसको कट कर दिया। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? No, sir. हॉरिबल यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूं, आप देखना क्या ये एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाएगा? No, sir. फिर देखो, क्या ये, अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट्स होती तो एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाती? Yes. आ जाती? No, sir. No, sir. नहीं आती. अब ये अब आप देखिए, समझ आ गया? अब ये एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं आ रही तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या ये? Non-superimposable. तो बी की जो मिरर इमेज है वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्या होती हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा समझ आया है? Yes, sir. बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ना आए? No, sir. चिकन टेस्टी लग रहा है ना नॉन वेज? Yes. अब आइए, अब इसी चीज को हम समझते हैं। अब मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा रहा हूं। मैंने अल्फाबेट ए लिया, मैं यहां लिख लेता हूं अल्फाबेट ए। ये मैंने अल्फाबेट ए लिया।
दिस इज ए, ये अल्फाबेट ए ले लिया। अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक इमेजिनरी लाइन लिया, अब ये देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कैन दिस मॉलिक्यूल बी कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? Yes. दोबारा देखो, ये जो मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ काफी फाइन है। ये इमेजिन, वी आर इमेजिनिंग दिस इज अ लाइन। क्या ये मॉलिक्यूल 2 बराबर हिस्सों में कट रहा है? Yes, sir. तो जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव, Inact. इसीलिए इनएक्टिव। अब मैं अल्फाबेट बी लेता हूँ, मैं अल्फाबेट बी लेता हूँ, ये मैंने अल्फाबेट बी लिया, दोबारा से लेते हैं, ये बी लिया। अब मैं एक इमेजिनरी लाइन लेता हूँ, बहुत फाइन लाइन लेते हैं। कैन इट बी कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? नो सर, हम नो। तो ये इसमें इसमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप इसको ऐसे सोच रहे हैं, पर मिरर यहाँ पे है नहीं जहाँ पे आप सोच रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए, मैंने बी, अल्फाबेट बी लिया। अगर हम इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से ले लें, फिर पॉसिबिलिटी है। अगर हम इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से लें, तब है ना? यस और नो? Yes, sir. बट प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ पे ले क्यों नहीं सकते? हमारा मिरर ना यहाँ पे है, मिरर इज हेयर नॉट हेयर, नीचे नहीं है मिरर। मिरर कहाँ है? अब बी का मिरर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखो मिरर कहाँ पे है, मिरर इज हेयर, दिस इज अ मिरर। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें क्या लेनी है, इसके पैरेलल लेनी है। तो यहाँ लेंगे तो कटेगा नहीं है, 2 बराबर हिस्से नहीं बन पाएंगे। अरे ऐसे तो फिर आप यहाँ मिरर ले लोगे तो इसकी भी नहीं बनेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली कहाँ ली जाती है? पैरेलल टू जहां मिरर रख रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर बात समझ आ रही है? Yes, sir. बी 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कट सकता, इसलिए वो ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। बात समझ आ गई सर? क्या आपको यस सर। क्या आपको ये क्लियर हो गया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? मुझे ये समझाना था। कार्बन के मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें कोई मॉलिक्यूल को उसके मिरर इमेज को सुपरइम्पोज नहीं किया जाता, that is near to impossible. 3-dimensional molecule, 100 atoms, it's very difficult to superimpose. तो वहां पे सीधा कंसेप्ट चलता है कायरल कार्बन्स का। अगर ऑड कायरल कार्बन्स हैं तो क्या होगा? ऑड कायरल कार्बन्स हैं तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इवन है तो सिर्फ क्या चेक की जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इज द थिंग क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे चल रहे हैं अब हम। और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो कैपिटल डी भी हो सकते हैं, कैपिटल एल भी हो सकते हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते कि वो डी है कि एल है। ये इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। राइट डाउन दोज कंपाउंड which are optically active, those compounds which are optically active
they can be capital D, capital L, capital D or capital L. Capital D means dextrorotatory. 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 Dextrorotatory मतलब राइट की तरफ. ये राइट की तरफ किसको रोटेट कर देंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को. और लीवो रोटेटरी, लीवो, एल मतलब लीवो, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ कर देंगे. They rotate the plane polarized light towards left. Plane polarized light. आइए मैं आपको समझा ही देता हूँ, ये कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा. अब मैं सारा एक बार सब जोड़ देता हूँ. लीवो रोटेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. आप समझिए पूरा प्रोसीजर क्या है, एक बार डिटेल में करा देते हैं सो दैट खत्म ही हो जाए. ये मान लीजिए नॉर्मल लाइट आ रही है, मैं पूरा कंसेप्ट जोड़ रहा हूँ. ये नॉर्मल लाइट आ रही है, ये नॉर्मल लाइट आ रही है. अब नॉर्मल लाइट जो होती है इट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस. ये ऊपर की तरफ भी ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करती है, लेफ्ट राइट भी वाइब्रेट करती है, डायगोनल्स भी वाइब्रेट करती है. अब इसका क्या मतलब है समझिए. जो लाइट है, अब लाइट मेरी तरफ आ रही है तो याद रखना वो ऊपर नीचे भी. इधर बात समझिए, मान लीजिए लाइट मेरे से आपकी तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ जा रही है. जब ये जा रही है तो ये ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करेगी, ये लेफ्ट राइट भी वाइब्रेट करेगी, ये डायगोनल्स में भी वाइब्रेट करेगी. पहले बताइए नॉर्मल लाइट समझ आई कैसे वाइब्रेट करती है? हम ऐसे लिखते हैं कि ये लाइट ना वेव की तरह ट्रेवल करती है, ऐसे कहते हैं. तो हम यहाँ पे शो कर देंगे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है. रियलिटी में ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं कर रही, ये लेफ्ट राइट भी कर रही है. अब ये लाइट आपकी तरफ जा रही है, ये पेन को लाइट मानिए, ये आपकी तरफ जा रहा है, ये ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर रहा है, ये लेफ्ट राइट भी वाइब्रेट कर रहा है, ये डायगोनल्स भी वाइब्रेट कर रहा है. व्हाट इज अ नॉर्मल लाइट? राइट डाउन. नॉर्मल लाइट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस. PHASES. नॉर्मल लाइट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस. क्या आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया? हमने नॉर्मल लाइट को कैसे शो करना है? नॉर्मल लाइट को हमने शो करना है इस तरह से. ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, ये लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रही है. मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, और बड़ा करके दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है. ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, diagonals. This is a representation of a normal light. You got the point why this is called like this? ये किसका डायग्राम है? Normal light. ये नॉर्मल लाइट का है. Right. नॉर्मल लाइट. नॉर्मल लाइट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस. अब समझिए. अब मैं इसको रब कर दूं. Yes. इसको हम छोटा कर देते हैं अगर आप कहते हैं. ये मैं छोटा कर दिया. ये नॉर्मल लाइट है. अब ये थोड़ा ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, हम बना ही लेते हैं इसको. ये मान लीजिए लाइट चल रही है इस तरफ, लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट जा रही है, and it is a normal light. How it is a normal light? Because it vibrate in all the faces. ये नॉर्मल लाइट.
मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ डी एंड एल का, अब समझ लीजिएगा। ये नॉर्मल लाइट जा रही थी, हमने इसको एक प्रिज्म में से पास किया, उस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। मान लीजिए हमने एक प्रिज्म लिया, ये एक प्रिज्म है, उसमें से पास किया। उस प्रिज्म में थोड़ा गैप होता है, उसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये गैप है, उसके अंदर ये गैप है। अब गैप है तो इसमें से क्या होगा, लाइट क्रॉस करेगी, अब गैप का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं एक पेपर लेता हूँ, ये पेपर है, अब मैं इसके पीछे टॉर्च ऑन कर देता हूं और इसमें होल कर देता हूं। यहाँ पे मैंने होल कर दिया, होल भी नहीं करते हम ऐसा करते हैं, ये दो पेपर्स हैं, इसके पीछे मैं टॉर्च ऑन कर देता हूं और बीच में गैप छोड़ देता हूं। कैन यू सी द गैप बिटवीन द टू पेपर्स? Yes, sir. लाइट इसमें से क्रॉस कर जाएगी कि नहीं करेगी? कर जाएंगे। बात Yes, समझ sir, आ कर रही है? जाएगी। Yes, sir. Yes. Yes, करके दिखाना पड़ेगा। जस्ट दीज आर ऑल, अभी देखो अब पूरी लाइट क्रॉस कर रही है। अब ये पूरी लाइट है, अब मैंने इसके आगे पेपर रख दिया। अब मैं इसमें थोड़ा गैप छोड़ देता हूँ, देखो गैप, क्या वो लाइट वहां से क्रॉस कर रही है गैप में से? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा गैप होता है, क्या होता है प्रिज्म के अंदर, ऐसे छोटा सा गैप होता है, होता तो वो माइक्रो मिली नैनोमीटर्स का होता है, पर गैप होता है, तो उसमें गैप होता है। कहां पे? ये जो ब्लैक लाइन है, दैट इज व्हाट इज दैट ब्लैक लाइन? दैट इज अ गैप। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? गैप है। Yeah. हाँ, ये प्रिज्म के अंदर गैप है, तो जो लाइट इसमें से अब क्रॉस करेगी, ये क्या करती है, सारे वाइब्रेटिंग फेसेस को हटा देती है, सिर्फ एक वाइब्रेटिंग फेस रह जाता है जो इसके पैरेलल होता है। यू गॉट द पॉइंट? पहले इसके कितने फेसेस थे? सारे फेस थे ना ये वाले। इट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस। जब ये लाइट किसमें से निकली, एक प्रिज्म का नाम क्या है? NiCOl। क्या नाम है? निकोल प्रिज्म। ये निकल एलिमेंट नहीं है, स्पेशल प्रिज्म का नाम है। इसमें से लाइट निकली, इसने सारे वाइब्रेटिंग फेस हटा दिए, कौन सा वाइब्रेटिंग फेस रह गया? सर कौन सा वाइब्रेटिंग फेस रह गया जो इसके पैरेलल था? अब ये समझिए, ये पेपर है, इसके बीच में से कौन सी चीज निकल पाएगी जो इसके पैरेलल होगी? मैं दिखाऊं, ये देखो, इधर देखो, जस्ट वेट, ये मैंने दो पेपर पकड़ लिए, अब इसमें से कौन सी चीज निकल पा रही है? देखिए, पेन निकल रहा है, Yes. पेन निकल रहा है कि नहीं? वाई? Yes. पेन इसके बीच में से क्यों निकल पा रहा है? Because it's parallel to the. यस। गैप के, आप डोर में से निकलते हैं सर, डोर में से आप निकलते हैं, ये डोर है, आप डोर में कैसे निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं ना। यू आर व्हाट? पैरेलल टू द डोर। कैन यू, क्या आप ऐसे निकल पाएंगे अगर मैं आपको लेटा दूं? सर डोर ऐसे है ना, डोर इज ऑन व्हाट? ऊपर की तरफ है। अगर आप ऐसे चलते हैं ना, सीधा चलते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो डोर में से निकल जाओगे? So, Yes, sir. निकल जाओगे? No, sir. सर ऐसे नहीं निकलेगा कौन बोल सर। रहा है? अगर हम गोदी में उठा लें, आपको हॉरिजॉन्टल लेके जाएं, क्या आप उसमें से निकल जाओगे? No, sir. No, sir. सिर और पैर लगेंगे ना डोर पे, Yes, डोर sir. के एंड पे, तो कौन सी चीज निकलती है जो क्या parallel. होगी? पैरेलल। तो इस निकल प्रिज्म ने क्या किया,
इसने सारे के सारे वर्टिकल वाइब्रेटिंग फेसेस हटा दिए, कौन सा फेस रह गया जो इसके पैरेलल था। पैरेलल। अब ये कितने फेसेस में वाइब्रेट कर रही है? One. ओनली वन फेस, वन फेस। जो वन फेस में लाइट वाइब्रेट करती है उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं सर? ध्यान से करना, फिजिक्स में भी आएगा ये जरूर। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? राइट डाउन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? विच वाइब्रेट ओनली इन वन फेस। FACE मत लिख देना, ये वाला फेस नहीं है। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? विच वाइब्रेट इन वन फेस। क्या हम नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं? यस और नो? नो सर। किससे पास करना होता है? प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म। गोल प्रिज्म। निकल प्रिज्म से। अब ये निकल प्रिज्म से पास करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। अब हमने क्या किया, इस लाइट को एक बॉक्स में से पास किया। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कौन है? इस बॉक्स के अंदर है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो अभी हमने पढ़ा, जिनमें कायरल कार्बन्स थे, ऑप्टिकली एक्टिव है। गैस फॉर्म में, सॉलिड में तो निकल नहीं पाएगा ना, गैस फॉर्म में। तो जब ये इसमें से निकलेगी तो इसका वाइब्रेटिंग फेस की डायरेक्शन बदल जाएगी। इसकी वाइब्रेटिंग फेस की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब वो कुछ इस तरह से हो गया, मान लो अब वो वाइब्रेट ऐसे कर रहा है। होना चाहिए था इधर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड आंसर था कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड ये था, पर उसने अपनी वाइब्रेटिंग फेस बदल लिया। ये जो एंगल में फर्क आएगा, अगर ये राइट की तरफ मुड़ा, ये एंगल आ रहा है बीच में, अगर ये राइट की तरफ टर्न हुआ तो D बोलेंगे, अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ा तो L बोलेंगे। बात समझ आई है? Yes. सर क्या बात समझ आई है? यस सर। यस सर। आराम से, स्टेप बाय स्टेप। नॉर्मल लाइट को किसमें से पास किया गया? निकोल प्रिज्म। निकल पे। व्हाट इज द नॉर्मल लाइट? Which vibrates in all the phases. When it passes through nickel prism, it become what? A single phase. Polarized light, A plain polarized light. What is plain polarized light? which vibrate only in one phase. In one phase. Then it is passed through optically active gas. तो ये अपनी वाइब्रेटिंग फेस को बदल लेती है, इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। मान लो पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अगर वो राइट की तरफ मुड़ती है तो उसको डेक्स्ट्रो बोल देते हैं, लेफ्ट की तरफ मुड़ती है तो उसको लीवो बोल देते हैं। इज द थिंग क्लियर? वो बड़े हाई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ये बताइए, बात समझ आई है? Yes. तो क्या आपको डेक्स्ट्रो और लीवो क्लियर हो गया? Yes, sir. बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ना आए। मैंने बहुत डिटेल में समझाया तुम्हें, टीचर इतनी डिटेल्स में नहीं जाते। बोलिए समझ आ गया है? यस सर। कोई Yes. Yes, ऐसी sir. चीज जो ना आपको समझ आई हो? अब देखो, पढ़ो, अब इसको नीचे पढ़ो, क्या लिख रहा है वो। These exist both D and L form. Most of natural occurring amino acids are what? L configuration. L means LEVO. L amino acids are represented by writing NH2 group on the left side.
Is the thing clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आप थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली को मैच कर पा रहे हैं? Yes, sir. आइए, कैन आई रब दिस Yes. और यू वांट टू ड्रॉ करना है, कर लो। ये बहुत जल्दी आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, ये आपकी एनसीईआरटी लेवल पे तो नहीं मिलेगा। मैंने एनसीईआरटी से भी ज्यादा डिटेल में जाके समझाया आपको। आपको ये कॉम्पिटिटिव लेवल, आईआईटी लेवल, नीट लेवल, उस लेवल से भी आप ये कह सकते हैं ज्यादा, कि आप बहुत कंफर्टेबली इस कंसेप्ट को समझ पाए। और ये फिजिक्स में भी आपको हेल्प करेगा। फिजिक्स में भी एक टॉपिक आएगा ऑप्टिकली एक्टिव का, वहां ऑप्टिकली एक्टिव का नहीं आता, वहां पे आता है व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलें आगे, मैं रब कर दूं? Yes, sir. ओके Yes. एक मैं अब करा ही दिया तो एक चीज और बता देता हूं, इसको पहचानिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? Car. कार। यहाँ पे आप बैठे हैं, ये आपका स्टीयरिंग है, ये आप पकड़ के चला रहे हैं। अब सामने भी कोई कार आ रही है, सामने जो कार आ रही है, ये सामने वाली कार है। इसने यहाँ फ्लड लाइट्स लगी हैं, उसने लाइट मारी आपकी तरफ, वो आपकी तरफ लाइट मार रही है, आप भी मार रहे हैं, फिलहाल वो आपकी तरफ मार रही है। तो लाइट विल क्रॉस दिस मिरर, यस और नो? ये लाइट किसको क्रॉस करेगी? मिरर को क्रॉस करेगी और आपकी आंखों में जाएगी। ये जो ग्लास होता है, ये पोलराइज्ड ग्लास होता है। अभी जो मैंने आपको समझाया, पोलराइज्ड ग्लास। ये क्या करता है? ये नॉर्मल लाइट आ रही है विच वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस, इसके सारे वाइब्रेटिंग फेसेस को कम करके वो किस में ले आता है? सर जो नॉर्मल लाइट आ रही है वो किस में आ रही है? इट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस। जब ये ग्लास में से पास करेगी तो कितने फेस में वाइब्रेट करेगी? अब वन फेस में। इससे इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? इंटेंसिटी। यू नो, लाइट दिखेगी तो सही बट कम दिखेगी, जिससे हमारी आंखें बंद नहीं होती। हमें कार तो दिख जाती है बट हमें कार तो दिख जाती है बट क्या नहीं होता? हमें आंखें, हमारी बहुत ज्यादा लाइट पड़े, ये देखिए, फिर देखिए, अब देखिए, मुश्किल हो रहा है देखना। यस और नो? यस और नो? व्हाई? व्हाई? अब लाइट तो अभी भी है, देखो अभी भी है, पर अब क्या है? इंटेंसिटी कम है। सडनली टॉर्च की लाइट आंखों में डाली जाए तो क्या होता है? होता है कुछ, दिखता नहीं है, इससे आंखें बंद हो जाती हैं, दिखता नहीं है। बिल्कुल। जब सडनली कार आगे आती है और हमारी आंखें बंद हो जाएं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पोलराइज्ड ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है? पोलराइज्ड ग्लास। ये नॉर्मल लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? प्लेन पोलराइज्ड। ये नॉर्मल लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? Plain polarized light. लाइट में, जिससे हमें वो चीज दिखती तो है बट हमारी आंखें बंद नहीं होती, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ये इसकी क्या है? Application. यस, एप्लीकेशन। वो 3D मूवीज देखते हो घर पे? आजकल 3D मूवीज आ गई हैं गॉगल्स लगा के। यस सर। सर वो भी इसी का यूज है, पोलराइज्ड फिल्म। वो इसकी एप्लीकेशन को यूज करके क्या बना लेते हैं? 3D इमेजेस बना लेते हैं। सर आपको दो यूजर्स, प्रैक्टिकल यूजर्स क्लियर हो गए?
Yes, Sir, sir. थर्ड प्रैक्टिकल यूज, जो हम घर पे शुगर खाते हैं नेचुरल शुगर, वो डी शुगर है। कौन सी शुगर है? डी। D. हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम हजारों सालों से उसको खाते आ रहे हैं। बट जो हम लैब में शुगर बनाते हैं, लैब LAB लेबोरेटरी में, वो ऑटोमेटिकली एल शुगर बन जाती है। कौन सी शुगर बन जाती है? एल। वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अब इसका फायदा क्या हुआ? सर, ये जितने शुगर फ्री वाले हैं, इन्होंने क्या किया? लैब में शुगर बनाई, वो कौन सी बन गई? एल शुगर। एल शुगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उन्होंने कहा इसको खा लो, ये शुगर फ्री है। ये क्या है? शुगर फ्री है। रियलिटी में वो शुगर फ्री नहीं है, शुगर तो है, बट वो कौन सी शुगर है? L. हम उसको क्या नहीं कर पा रहे? Digest. तो वो यूरिन में ऐसी की ऐसी निकल जाती है। तो किसको बेनिफिट हो गया उसका? Sugar free वालों को. यस, डायबिटिक वालों को, शुगर फ्री वालों को फायदा हो गया। क्या वो सच्ची शुगर फ्री है? नो उसका नाम शुगर फ्री क्यों रख दिया? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती। वो कौन सी शुगर है? एल शुगर है। सर, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, सारा कंसेप्ट समझ आया है? यस सर। बिल्कुल ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही ना, मुर्गा जान से जा No, रहा है no, और खाने sir. वाले का स्वाद नहीं आ रहा है? नहीं सर। सर, आप ये देख लो, आधे पौने घंटे से हम वो सिर्फ डी और एल को समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? और बुक जब पढ़ोगे इतनी डिटेल में नहीं उन्होंने समझाया हुआ, उन्होंने तो छोटा सा लिखते हैं और आगे चल पड़ते हैं। और ये, अब तो 1 मिनट रह गया, एक और चीज सुन लो। ये आपका वो कौन है? एक बहुत पॉपुलर शेफ है यार, वो जो, संजीव कपूर सर। हाँ, तो अच्छा शेफ बनेगा। मुझे आज तक नाम नहीं याद रहता उसका। संजीव कपूर एक ना शुगर फ्री की ऐड करता है। यस सर। आई थिंक सर सुक्रोज की करता है। किसकी करता है? एक ब्रांड की शुगर फ्री की, एक शुगर फ्री के ब्रांड की वो ऐड करता है। वो ये कहता है ये चीनी जितना ही डलेगा, पर चीनी जितना ही मीठा होगा, चीनी जितना ही डलेगा, बट ये शुगर फ्री है। सर, उन्होंने डी और एल के कंसेप्ट को यूज किया हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। इज द कंसेप्ट टोटली क्लियर? कोई ऐसी चीज जो ना क्लियर हुई हो? चलो, आज के लिए इतना बहुत है। यस Yes, sir. तो आज का आर्टिकल समझ आया कि मजा आया? मजा आया सर. अगली बार मैं और मेहनत करूंगा कि मजा भी आए, फिर समझ भी आए। सर, मजे से काम नहीं चलेगा ना सर। नहीं सर, क्या समझ चाहिए? भी आया, मजा भी आया. हाँ, क्योंकि समझ भी आना चाहिए और मजा भी आना चाहिए। तो अगली बार खुराना सर और मेहनत करेंगे कि आप सब क्या कह पाए कि समझ भी आया और मजा भी आया. मजा भी आया सर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। यस Yes, sir. चलो, ओके, बाय बाय। ओके थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय बच्चे, बाय बेटा।